भाई ये है अब हमारा जैसे कि कोल हमने देख लिया, पेट्रोलियम देख लिया, यूरेनियम, थोरियम की बात है। एक्चुअल में ये एनर्जी मिनरल्स में अब हमारे यहाँ सिर्फ़ वो कन्वेंशनल एनर्जी मिनरल्स की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो है ट्रेडिशनल जो है उसकी सिर्फ़ बात नहीं होती, अब हमारे यहाँ एटॉमिक की बात होती है। अब यूरेनियम जो है वो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम को यूज़ किया जाता है एज़ जिसको साइंस टेक में भी पढ़ते हो, अभी डिटेल में हम लोग साइंस टेक में इसको पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होता है। तो यूरेनियम जो होता है, फिज़िक्स-विज़िक्स वाले तो 11th-12th में पढ़ते भी हैं कि यूरेनियम जो है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है यूरेनियम को। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो एटम बम के ही प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है और एटम बम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। इसमें जो होता है फिज़न होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर और यूरेनियम का फिज़न होता है, यानी यूरेनियम जो है खुद ब्रेक होता है 2 स्मॉलर पार्ट में न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग की वजह से और उसके बाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो ये यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर उसमें से कुछ मटेरियल जो हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है? और मतलब किसके लिए? न्यूक्लियर फिज़न के लिए। तो न्यूक्लियर फिज़न ही प्रिंसिपल है, लेकिन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है वो प्रिंसिपल है न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने में। उससे क्या होता है हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करके बिजली को बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हमारे यूएसए से चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी और उसमें ये था कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इंडिया में वो हम सप्लाई करने की बात कर रहे थे, फिर वो वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे पे प्रेशर बना रही थी कि साहब बनाने में इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे, आप यूएस से सप्लाई कर रहा है तो दे दो। तो उसमें हमारे कई सारे टर्म्स एंड क्लॉज़ेस थे, जिसको हम एग्री नहीं थे जिस पे, तो हमारा काफ़ी दिन तक कंट्रोवर्सी भी चली है। लेकिन यूरेनियम क्या हमारे पास खुद का यूरेनियम इतना ज़्यादा है, जिसके हम न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा सकें और अगर है भी तो क्या वो एनरिच्ड है, इतना है कि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जा सके और कहाँ-कहाँ पाया जाता है और फिर उसके लिए हमारा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम जो है वालेकुम सलाम, यूरेनियम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, खासकर यूरेनियम जो है जब आप रिएक्टिविटी पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिज़न पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपका जो होता है, वो यूरेनियम के बारे में पढ़ा जाता है। यूरेनियम 235 पढ़ा होगा ना नदीम? 235, 238, 92, 235 एंड 92, 238 पढ़ा है ना? हैं? तुम्हारी आवाज़ बड़ी कट रही है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? रिदा आ रही है साफ क्या मेरी आवाज़? हाँ, अब आई। अब आपकी क्लियर आई है। हाँ, क्या कह रहे थे नदीम? अच्छा, मूवी मूवी में बना रखा है। वैसे फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है ना, फिज़िक्स में तो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है इसको, राइट? हाँ, तो इसमें पढ़ा होगा। तो यूरेनियम जो है ये आसान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा है और इसके अलावा देखो झारखंड के अंदर जडुगोडा और उसके अलावा भातीन और नरवा पहाड़, उसके अलावा तुरमदीह इन सब जगहों पे झारखंड के अंदर आपको ये मिलने को यूरेनियम जो है वो मिलता है। और उसके अलावा मेघालय के अंदर दोमिसितात, सियात और वाह कियान यहाँ पे मिलता है। एपी के अंदर ये तमल अपाले ये गोंडा के अंदर और लंबापुर, उसके अलावा पेडा गट्टा गट्टू, यहाँ सब जगहों पे जाओगे अगर आप देखोगे लोकल जगह है, लेकिन यहाँ पे ये माइंस वगैरह हैं, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। उसके अलावा कर्नाटका के अंदर गोगी के अंदर और राजस्थान के अंदर रोहिल के अंदर भी आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरेनियम की प्रोसेसिंग जो करता है ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम की जो प्रोसेसिंग होती है उसको यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल करता है। कौन करता है? यूसीआईएल करता है। ये एक्सट्रैक्ट करता है यूरेनियम को और प्रोसेस करता है यूरेनियम को। इसको येलो केक से करता है। येलो केक क्या होता है एक्चुअल में? ये होता है मैग्नीशियम ड्यूरेंट। ठीक है, ड्यूरेनेट। ठीक है, तो ये जो है येलो केक कहा जाता है। वहां से यूसीआईएल का नाम याद रखिएगा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम है एक्सट्रैक्ट करना यूरेनियम को
अनप्रोसेस करना यूरेनियम के। येलो केक उसके बाद सेंड किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के अंदर, और उसको हैदराबाद में फ्यूल फैब्रिकेशन किया जाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड बना के। उसके बाद में जो होता है आपका एनएफसी सेंड, ये जो आपका एनएफसी होता है, एनएफसी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है उसको सेंड करता है कहाँ पे, फ्यूल को ऑल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इंडिया के भेजता है। तो ये प्रोसेसिंग करके फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में जाता है, अकेले एक जगह पे नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है। इसके अलावा कई सारे लोग, कई सारे मतलब लिमिटेड कंपनीज हैं, कई तरह के हम लोगों ने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यूनिट बना रखी हैं, जो कि इस पूरे मैकेनिज्म को फुलफिल करते हैं। कुछ लोग एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, कुछ लोग उसको एनरिच करने का काम करते हैं, कुछ लोग उसको सप्लाई कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग उसका सिर्फ प्रोटेक्टर ट्यूब व्यूब बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हो सके। आपको मैं दिखाऊँगा आगे कि किस तरीके से मतलब उसको कितना ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो जीन्स में भी चेंज कर सकता है, तो उसका प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब कितना मुश्किल काम है और कैसे करता करा जाता है, वो थोड़ा-सा इसमें है। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज़्म है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो 2 तरह का मैकेनिज़्म होता है, एक होता है फिज़न और एक होता है फ्यूज़न। फिज़न जो होता है, वो होता है यूरेनियम का टूटना, और फ्यूज़न जो होता है, वो जो सन के अंदर हो रहा है प्रोसेस, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। वो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी पैदा करते हैं। लेकिन 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है कि उसमें एक एटम बम फोड़ना पड़ता है। यानी हाइड्रोजन बम के अंदर पहले एक एटम बम फूटता है, तब जाके उसमें इतनी एनर्जी मिलती है कि वो हाइड्रोजन बम का प्रोसेस शुरू होता है। और फिर उसके बाद में इतनी एनर्जी मिलती है, जैसे सन की एनर्जी जो है वो फ्यूज़न वाली एनर्जी है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहे हैं, ठीक है? और फिज़न जो है यूरेनियम के अंदर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम यहाँ यूज़ करते हैं, वो फिज़न होता है, उसमें ब्रेक होता है। एक यूरेनियम 2 छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो ये हमारा फिज़न होता है। तो फिज़न जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, और या एटम बम के अंदर होता है, और फ्यूज़न जो होता है वो हाइड्रोजन बम के अंदर होता है, ठीक है? और फ्यूज़न रिएक्टर भी बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो बहुत ही, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ देखो फ्यूज़न और फिज़न का देख लें आप। ये जो है ये आपका एक यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम एटम जो है, जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की, स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग होती है, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जो स्मॉलर न्यूक्लियस में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं उसमें से। और यहाँ इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 2 एटम है, वो मिलकर, ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बना देते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी करते हैं। ये मिलते हैं, वो टूटता है। फिजन में क्या होता है, टूटता है यूरेनियम, और फ्यूजन के अंदर 2 मिलते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है रिदा? फिजन में ब्रेक होंगे, और 2 मतलब एक न्यूक्लियस यूरेनियम वाला वो ब्रेक होगा, और जो फ्यूजन है उसके अंदर 2 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें तो पता ही है नदीम, ठीक है। फ्यूज़न में देखो, ये जो होता है फ्यूज़न के लिए तो बहुत आसान है, देखो इनके लिए। तो फ्यूज़न जो होता है उसमें देखो एक इनकमिंग न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन यूरेनियम-235 में जाके टकराता है, और जब वो टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन छोड़ता है, 3 न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन आते हैं, एनर्जी बहुत निकलती है, और 2 ये मिलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एक बेरियम-135 फ्यूज़न फ्रैगमेंट बनता है, यानी एक न्यूक्लियस, दूसरा होता है क्रिप्टॉन 97 फ्यूज़न फ्रैगमेंट बनता है। तो ये वाला देखिएगा, यूरेनियम 235 जो है, उसके ऊपर जब बॉम्बिंग कराई जाती है स्लो न्यूट्रॉन की, स्लो न्यूट्रॉन ही उसको ब्रेक करता है। वो न्यूट्रॉन जो है तेज न्यूट्रॉन नहीं करता, तो उसको स्लो डाउन किया जाता है बाई, मतलब उसका वो लगा के, उसे क्या नाम है, हेवी वाटर वगैरह से और किसी उससे स्लो डाउन किया जाता है। स्लो डाउन करने के बाद में फिर जो जाता है न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, वो बॉम्बिंग करता है किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर, और यूरेनियम उस ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक बेरियम 137 में, और दूसरा जो है क्रिप्टॉन, आपका 90 क्रिप्टॉन 97 में फ्यूजन फ्रेगमेंट से 2 बन जाते हैं, और 3 फ्री न्यूट्रॉन निकलते हैं, और उन न्यूट्रॉन को कंट्रोलर रॉड जो होती है उससे कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो वो 3 और अलग एटम्स को वो कर सकते हैं, मतलब फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करके एक न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाता है, उसको भी स्लो करके, ठीक है? तो ये और बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो फ्री न्यूट्रॉन जो है हिट करता है जब न्यूक्लियस को, यूरेनियम के एटम के, वो स्प्लिट हो जाता है 2 मतलब 2 छोटे पार्ट्स में, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और दूसरा जो है आपका 3 न्यूट्रॉन उसमें निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है। चेन रिएक्शन होता है, और ये फ्यूजन जो होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक यूरेनियम एटम जो है वो 200 मेगावाट एनर्जी जो है निकालता है, ठीक है, सोचो। उसके अलावा आपका फिजन मटेरियल जो है, द हैवी एलिमेंट, द हैवी एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू फिजन इज एक्साइटेड स्टेट फ्यूजल, जो फिसाइल मटेरियल होता है, या फिसाइल मटेरियल उसको कहते हैं, जो हैवी एक्साइट स्टेट में होता है, जैसे यूरेनियम वगैरह, इसका ही फ्यूजन किया जाता है, इसका ही फिजन किया जाता है। जैसे यूरेनियम 233 है, इससे हम एनरिच करेंगे थोड़ा, तो फिर ये अब हमारे पास कई तरह के रिएक्टर होते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, वो सब आप लोग इसमें पढ़ेंगे।
क्या नाम है आपका साइंस एंड टेक में कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर होता है, फर्स्ट जनरेशन रिएक्टर है, बहुत तरह के रिएक्टर होते हैं, ठीक है? प्रोटोटाइप रिएक्टर्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। उसका यूरेनियम 33 233 को भी यूज़ किया जाता है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर वगैरह के लिए, और यूरेनियम 235 मेनली वैसे जो जनरल रिएक्टर्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है, प्लूटोनियम 241 यूज़ किया जाता है। ये सब जो रेडियो एक्टिव फिसाइल मटेरियल हैं जिससे जो है आपका फिज़न होता है। तो ये जो आपका नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसमें से 0.7% जो है वो फिसाइल आइसोटोप है जो यूज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा 99.3% जो है फर्टाइल है, जिससे आप फर्दर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसे फर्दर आप जो है वो बना सकते हो, क्या नाम है फिसाइल मटेरियल बना सकते हो, जिसे बाद में आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो न्यूट्रल नेचुरल यूरेनियम जो है वो उसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हो जाएगा। एक होगा आपका फर्टाइल यूरेनियम 238, और दूसरा फिसाइल जो कि 235 होगा। ये जो होगा 238 ये एब्ज़ॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन को, और ये फिर फिसाइल बनेगा, ठीक है? प्लूटोनियम वगैरह बनाएगा, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे आगे अलग-अलग तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। लेकिन जो फिसाइल मटेरियल है वो डायरेक्ट उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सेल्फ सस्टेनिंग चेन बनाता है ये, और ये क्या नाम है, इसको एनरिच करने की ज़रूरत होती है, 3 टू 4% एनरिच कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर ये एक्टिव हो जाता है और ये खुद न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है। तो फिसाइल मटेरियल कम ही मिलता है जो एक्टिव हो जाए। और इसमें इसके अलावा हमारे यहाँ कई तरह के रिएक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया। उनमें से यहाँ पे आपको थोड़े बहुत रिएक्टर के नाम दे रखे हैं, जैसे हैवी वाटर रिएक्टर है, लाइट वाटर रिएक्टर है। हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है ये बहुत फेमस है, और इसको हम लोग क्योंकि जॉग उसमें भी पढ़ेंगे साइंस एंड टेक में, तो यहाँ पे अगर पढ़ लेते हो तो थोड़ा-सा या रिकॉल कर लोगे वहाँ पे। जैसे क्या होता है, हैवी वाटर रिएक्टर है, लाइट वाटर रिएक्टर है। हैवी वाटर रिएक्टर में फ्यूल जो यूज़ होता है वो नेचुरल यूरेनियम यूज़ होता है। लाइट वाटर रिएक्टर में एनरिच्ड यूरेनियम 35 यूज़ होता है। कूलेंट जो होता है, कूलेंट एक होता है इसमें, वहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर को कहते हैं, ये यूज़ होता है किसमें, आपका कूलेंट की तरह, और कूलेंट की तरह यहाँ डिस्टिल वाटर यूज़ होता है लाइट वाटर में। बाय प्रोडक्ट इसमें प्लूटोनियम होता है और ट्राइटियम होता है, ठीक है? और बाय प्रोडक्ट इसमें प्लूटोनियम और ट्राइटियम इसमें भी निकलता है। नीड जो है उसके अलावा आपका इसमें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है, ये मोर एनर्जी पर यूरेनियम निकालता है ये, क्या नाम है, लाइट वाटर रिएक्टर। और लेस हीट जनरेशन होता है हैवी वाटर में, यहाँ पे एक्सपेंसिव है एनरिच्ड फैसिलिटी करने के लिए, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो है फ्यूज़न न्यूट्रॉन मस्ट बी स्लो डाउन। मैंने आपको बताया कि फ्यूजन जो न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो डाउन करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि फर्दर फ्यूजन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा। फ्यूजन करने के लिए स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। सच रिएक्टर विच यूज स्लो डाउन न्यूट्रॉन बाय देयर रिपीटेड कॉलिजन विद द मॉडरेटर्स कॉल्ड थर्मल रिएक्टर। जो मॉडरेटर जो होते हैं उसको मॉडरेट करते हैं उसकी स्पीड को, और ऐसे रिएक्टर जो होते हैं थर्मल रिएक्टर कहलाते हैं। द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इज अ थर्मल रिएक्टर यूज हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर। मैंने आपको बताया था ना, हेवी वाटर को एज अ मॉडरेटर और कूलेंट की तरह यूज करता है, तो इसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। जिसमें मॉडरेटर मतलब उसकी जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको कम करने के लिए हैवी वाटर यूज किया जाता है, प्लस कूलेंट की तरह पे कूल करने के लिए भी यूज किया जाता है किसको, हैवी वाटर को। तो इसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। तो एक लाइट वाटर रिएक्टर है, दूसरा हैवी वाटर रिएक्टर होता है। ये ज्यादा लाइट जो वाटर है ये एब्जॉर्ब करता है मोर न्यूट्रॉन देन नीडेड, और एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम फ्यूल बिकम नेसेसरी यहाँ पे हो जाता है। और हैवी वाटर के अंदर फ्री न्यूट्रॉन कोलाइड विद द हाइड्रोजन इन द वाटर एंड स्लो डाउन देम। इफ वाटर हीटेड एक्सपेंड लेस कॉलिजन और लेस स्लो डाउन होता है, दस हैवी वाटर हीटेड विद विद प्रेशर इन प्रेशर। हैवी वाटर हीट होता है विद द प्रेशर इन द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर हीट होता है, और फिर इसके अलावा जो है हमारे पास जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी कि 2 तरीके से आपको समझ में आ गया। एक लाइट वाटर रिएक्टर होता है जिसमें हम डिस्टिल्ड वाटर वगैरह यूज़ करते हैं, और दूसरा हैवी वाटर रिएक्टर होता है जिसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर यूज़ करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। यूज़ पता है ना? यानी 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना? तो उससे जो सेकंड वाला है D2O जिसको कहते हैं, वो आपका हैवी वाटर होता है। द जैसे H2O की बजाय D2O कर देते हैं उसको। वैसे तो H2O ही है, वाटर ही है, लेकिन वो क्या नाम है, उसको D2O लिखते हैं हैवी वाटर के सिंबल के तौर पे। समझ में आ रही बात? हैं? अ, ठीक है।
क्रिटिकलिटी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी की बात क्या कर रहे हैं? इफ मोर देन वन न्यूट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, द रेट ऑफ फ्यूजन इंक्रीज विद द टाइम, देन रिएक्शन इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। इसको डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इफ एग्जैक्टली वन न्यूट्रॉन इज अवेलेबल, ठीक है, फॉर द फ्यूजन रिएक्टर, सच रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड देन दिस, जब कांस्टेंट पे पहुंच जाते हैं तो इसको बोला जाता है कि ये क्रिटिकल हो गया है, ठीक है। इफ लेस देन वन न्यूट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ फ्यूजन डिक्रीज विद द टाइम, इसको कहते हैं सब क्रिटिकल। तो जब कभी सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने जाते हैं तो बोलते हैं क्रिटिकल पे पहुंच गया है, क्रिटिकलिटी उसने अचीव कर ली है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको कम करना पड़ेगा, जब तक क्रिटिकल पे नहीं पहुंचाएंगे तब तक चेन रिएक्शन, मतलब वो कंट्रोल चेन रिएक्शन नहीं होगा। तो क्रिटिकलिटी पे पहुंचते हैं कि जब स्टार्ट करना होता है रिएक्टर को तो बोलते हैं क्रिटिकलिटी पे पहुंच गया, क्रिटिकलिटी है। तो क्रिटिकलिटी को याद करिएगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अवेलेबल है फ्यूजन के लिए तो उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। अगर एक वन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो फिर बोलेंगे क्रिटिकल, और अगर उससे कम है तो फिर बोलेंगे सब क्रिटिकल। इसको ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिटिकलिटी पूछ लेता है। In a nuclear reactor, an increase in the number of neutron is allowed initially to reach the required reactor power and then maintain that level. पहले हमें सुपर क्रिटिकल लेवल ले जाना पड़ता है ताकि एक रिएक्शन शुरू हो जाए, थोड़ा सा हीट हो जाए, उसके बाद में फिर कंट्रोल करना पड़ता है उसको। टू रिड्यूस द पावर लेवल और टू शट डाउन द रिएक्टर, हमें पावर को रिड्यूस करने के लिए, पावर को और शट डाउन करने के लिए रिएक्टर को द रिएक्शन रेट को लोअर करना पड़ता है और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज करने पड़ते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे एब्जॉर्ब, और उसको डिक्रीज कैसे करते हैं? जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको बोरॉन और कैडमियम की छड़ें होती हैं, आपको पता है, रॉड्स होती हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन को। और जब न्यूट्रॉन ही नहीं रहेगा तो फिर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, न्यूट्रॉन ही जाकर रिएक्शन स्टार्ट करता है। समझ में आ गई बात? वो रिदा ऐसे समझ ले कि जैसे जिस तरह से वो होता है ना कि क्या नाम है, आप लोगों ने मेडिकल साइंस में पढ़ाई होगा कि जैसे स्पर्म जो है जाके टकराता है ना ओवा से, तो वो क्या नाम है जायगोट बनाता है, उसी तरीके से फिर वो अगर नहीं होता तो ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरह का यहाँ पे जो है ये न्यूट्रॉन काम करता है, एकदम एग्जैक्ट वही उसी तरह से जाके टकराएगा, उसको ब्रेक करेगा, उसको फर्टाइल करेगा, ठीक है। तो वो मेडिकल साइंस के भी उसमें, लेकिन वही चीज़ है, अगर वही न्यूट्रॉन ही नहीं रहेगा तो कोई आगे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन को ही रोकना पड़ता है, उसको कुछ बैरियर लगाना पड़ता है। वो आपने मेडिकल साइंस में कई तरह के बैरियर भी पढ़े होंगे। तो उसी तरह का हम कैडमियम और बेरियम जो रॉड होती है उनको हम जो है किस तरह से यूज करते हैं एज अ मॉडरेट, उसको ये जो कैडमियम और बोरॉन की जो रोड है इनको एज अ हम लोग न्यूट्रिएंट या न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब वो न्यूट्रॉन को रोक देते हैं, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते यूरेनियम तक, समझ रहे हो ना? जैसे एग तक नहीं पहुंचने देते ना उसमें मेडिकल साइंस में, उसी तरह का वो उसे कंपेयर करके याद सोच लो, दिमाग में आ जाएगा। समझ में आया? समझ गए भाई बात को? अब थोरियम जो जिस फील्ड का होता है वो उस फील्ड में जल्दी समझ में आ जाता है, नहीं? उसके बाद में थोरियम रिजर्व इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो आपका जो है इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि मोनाजाइट सैंड के अंदर, मोनाजाइट सैंड केरला के अंदर जो है ये थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। मतलब मोनाजाइट सैंड के अंदर ही मिलता है। तो ये मतलब मोनाजाइट सैंड से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोनाजाइट सैंड से जो है क्या निकाला जाता है, तो ध्यान याद रखिएगा थोरियम निकाला जाता है। और उसके अलावा आपका कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु और उड़ीसा और एपी के अंदर भी थोरियम मिलता है, थोरियम रिजर्व। लेकिन थोरियम डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसको हमें एनरिच वगैरह करना पड़ता है। सोर्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इजिप्ट में मिलेगा, ठीक है। थोरियम भी है। थोरियम के साथ इशू ये है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व इंडिया के पास है, क्योंकि मोनाजाइट सैंड में ही मिल जाता है थोरियम। इट कुड बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ पावर नेक्स्ट 600 ईयर्स तक ये यूज होता है। लेकिन थोरियम नॉट अ फिसाइल मटेरियल नहीं है, कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू ये फिसाइल प्रोसेस, बिना मतलब ऐसे डायरेक्ट वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फ्यूल ब्रीडिंग प्रोसेस स्लो है और कॉस्टली भी है इसका, क्योंकि पहले फ्यूल ही बनाना पड़ेगा इसको, ये तो फ्यूल है नहीं, अभी फ्यूल इसको बनाना पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको हम फ्यूल बना सकते हैं। थोरियम नीड टू बी कन्वर्टेड विद द यूरेनियम 233 या अंडर अदर फिसाइल मटेरियल। तो इसको हमें थोरियम को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में, उसके बाद में हम इसको कर सकते हैं। तो ये है। अब हमारे पास जो है इंडियन में न्यूक्लियर प्लांट, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, उससे निकलता है यूरेनियम। ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको साइंस टेक में ज्यादा समझ
समझ में आएगा ये। यूरेनियम प्लस ये आपका ड्यूटेरियम ये ऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, ये यूज़ हो रहा है और हेवी वाटर रिएक्टर में प्लूट और उसके अलावा प्लूटोनियम निकल रहा है। अब इससे आगे जब जाओगे आप तो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यूज़ करते हैं, यूरेनियम-233 वो निकलता है यानी वो यूज़ होता है। फिर थोरियम बेस्ड रिएक्टर होता है जिसमें हम लोग यूरेनियम और थोरियम-233 को यूज़ करते हैं, फिर उससे एनर्जी निकालते हैं। तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर के लिए हमें यूरेनियम-233 तक जाना पड़ता है। तो ये कई सारे प्रोसेस से एक रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर को कनेक्ट करते हैं और उसे कनेक्ट करने के बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको हम फिर दूसरा फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में ले गए, फिर थोरियम बेस्ड रिएक्टर में ले गए। तो हमारे पास प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, उससे नीचे फिर फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में रिएक्शन होगा, कुछ एनर्जी वहां से निकलेगी, वहां से बाय प्रोडक्ट निकलेगा यूरेनियम-233, फिर वहां से हम लेके जाएंगे थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाएंगे। तो एक रिएक्टर को चलाने के लिए हमें पीछे 2 रिएक्टर और चलाने पड़ेंगे। गेटिंग? हम डायरेक्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे यहाँ अच्छा एग्जाम इंडिया में एग्जाम में कोई बार क्वेश्चन आता है कि हेवी वाटर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ-कहाँ है? तो देखो नरोरा यूपी के अंदर एक है, ठीक है? उसके अलावा आप ये रट्टा मार लीजिएगा कलपक्कम के अंदर, तमिलनाडु कलपक्कम के अंदर, ठीक है? मद्रास के अंदर और उसके अलावा आपका ये जो है आपका कुंदनकुलम में, ठीक है? उसके अलावा आपका कायगा में, कायगा के अलावा तारापुर में है, तारापुर के अलावा जो है आपका ककरापारा में है, ककराकारा के अंदर राजस्थान के अंदर भी है, तारापुर में भी है और इसके अलावा जो है आपका ठीक है, तो इतना आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। तारापुर के अंदर भी आप देख लीजिए है, उसके अलावा आपका क्या नाम है यहाँ पे दिख रहा है ना? ये ककरापारा, तारापुर दिख रहा है? ककरापारा, कायगा, ठीक है? और कुंदनकुलम, उसके अलावा मद्रास, यहाँ के कलपक्कम, उसके अलावा आपका जो है ये राजस्थान और यहाँ पे नरोरा, ठीक है? नरोरा यूपी में, दिख रहा है? तो ये यहाँ पे आपको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर आपको दिखेंगे। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कैसे काम करता है वो ये देखेंगे। तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर देखेंगे आप यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल मॉडरेट न्यूक्लियर फ्यूल रोड लगी होती हैं, कंट्रोलर रोड लगी होती हैं, ऊपर से पूरा सील से बंद होता है, यहाँ पे मॉडरेट कूलेंट वाटर भी रहता है। अब जब यहाँ पे रिएक्शन शुरू होता है इसे कंक्रीट से पूरा बंद किया जाता है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा कंक्रीट से, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, कंट्रोल रोड लगा रखे हैं, फ्यूल रोड लगा रखी हैं, ये सब फ्यूल रोड भी हैं और यहाँ पे कंट्रोल रोड्स भी हैं। जब हमें कंट्रोल करना होगा न्यूट्रॉन को तो हम इनसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ मॉडरेटर वाटर के तौर पे यहाँ टरबाइन वगैरह लगा रखा है, मॉडरेटर है, कूलेंट है, वाटर है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ये वाटर प्रेशर यहाँ पे प्रेशर देखेंगे, ये पानी को गर्म करेगा, गर्म करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से भाप बनेगा, भाप बन के यहाँ से ये पानी जाएगा यहाँ पे और यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगा और खुद कूल होगा, कूल होने के बाद ये वाटर फिर वापस से रिवर्स करके ये फिर यहाँ पहुंचाया जाएगा, ठीक है? और ये टरबाइन को चलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा यहाँ। तो यहाँ से एनर्जी निकल रही है, ये प्रेशर बता रहा है वाटर का। यहाँ पे वाटर जो है वो क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद भाप बन रहा है, भाप बन के जाके यहाँ टरबाइन को घुमा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और जो कूल हो जा रहा है वाटर फिर यहाँ से जाके वापस जा रहा है। ये सिंपल सा एक डायग्राम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का बना हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ये यहाँ पे आपका जो है वाटर को गर्म करना है, गर्म करके भाप बना के टरबाइन चलाना है, सिंपल ये है। तो गर्म करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो ये ऐसा रिएक्टर है, फिर वो हो जाएगा। ये इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और रोक रोकना है तो कंट्रोलिंग रोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन ये हमने देख लिया है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में आपका ज़िरकोनियम ज़िरकोनियम जो है वो क्या है, यूरेनियम डाइऑक्साइड जनरेट हीट व्हाइल अंडरगोइंग फिजन and fission product. The fission product are radioactive, not allowed to mix with the coolant water. Hence uranium ये UO2 plates are contained in the zirconium alloy tubes. ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है उसको जो क्या करते हैं, जिरकोनियम के एलॉय ट्यूब बनाते हैं, बोथ एंड पे जो सील्ड होती हैं उनमें उनको रखा जाता है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उनको लेके जाना यानी यूरेनियम को लेके जाना इतना आसान नहीं है। तो यूरेनियम को पहले हम यूरेनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, जिरकोनियम के एलॉय में डालते हैं, एलॉय ट्यूब में डालते हैं। देखो ऐसा होता है, ये देखो, ये देख रहे हो यूरेनियम प्लेट्स हैं, इनको ऐसे ये यूरेनियम प्लेट्स हैं, इनको उठाकर
फ्यूल असेंबल करने के लिए इसमें डाला जाता है, इस तरह के ट्यूब्स में, और उसको सील कर दिया है। इसके अंदर सील्ड है, ये इसके अंदर फ्यूल के अंदर सील्ड है एकदम, ताकि इसमें से निकल ना पाए। ज़िरकोनियम इसको कंट्रोल किए रहता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये बहुत ही मतलब टफ प्रोसेस है इसको करना। तो अब ज़िरकोनियम की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना? ये तो है नहीं कि भई ज़िरकोनियम अगर हमें उसे ट्यूब में डालना है, उसको प्लेट्स में डालना है ज़िरकोनियम के, तो ज़िरकोनियम की भी ज़रूरत, कि ज़िरकोनियम कहाँ मिलेगा? तो ज़िरकोनियम जो है हमें, वो आपका सोर्स है, आपका चेवरा, केरला बीच सैंड, और उसके अलावा आपका क्या नाम है आपका, मानावाला, कुर्ची, तमिलनाडु, ये सब यहाँ पे इंडिया में है। उसके अलावा हम वर्ल्ड से निकालते हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज़िरकोनियम का। उसके अलावा साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मोज़ाम्बिक है, इंडिया एंड श्रीलंका। ये लोग जो है आपके मतलब प्रोड्यूसर्स हैं और वर्ल्ड में। उसके अलावा न्यूक्लियर थैंक यू। देखेंगे आगे, तो इनसाइड द जिरकोनियम कवरिंग हीलियम गैस इज एडेड, उसमें हीलियम ऐड किया जाता है जिरकोनियम की जो ट्यूब होती है, ठीक है। हीलियम गैस इंक्रीज करती है क्या, कंडेंसेशन हीट फ्रॉम द यूरेनियम प्लेट्स टू द जिरकोनियम कवर, और पेट्रोलियम गैस गैस फील्ड इज सोर्स ऑफ द हीलियम, पेट्रोलियम गैस फील्ड जो होती है वहां से आपको हीलियम मिलेगा। तो यूएसए, कनाडा, अल्जीरिया, पोलैंड, रशिया एंड क्या नाम है, चाइना, ये प्रोड्यूस करती है हीलियम को। हीलियम भी जरूरी है किसके लिए, जिरकोनियम ट्यूब में उसको रखने के लिए हीलियम गैस की जरूरत है, तो उसको यहाँ से हम लेते हैं। इन इंडिया हीलियम जो रिजर्व है, ये हीलियम रिजर्व को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हीलियम रिजर्व को मोनाजाइट सैंड जो है वो हीलियम, मोनाजाइट सैंड जो है हीलियम एज अ बाई प्रोडक्ट वहां पे यूज, हीलियम जो है एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है मोनाजाइट सैंड से। और वाटर ऑफ द हॉट स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग की वाटर होती है उसमें भी आपका क्या होता है, उसमें आपका हीलियम जो है प्रोड्यूस मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडरेटर एंड कंट्रोलिंग रोड कैसे काम करती है, उसको दे दिया है। फ्यूल असेंबल होता है, फ्यूल जो है मॉडरेटर जो होता है वो क्या करता है, मॉडरेटर जो रोड होता है वो सिर्फ स्पीड को कम करता है, रोक खत्म नहीं करता। कंट्रोलिंग रोड खत्म कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, कर लेता है। तो इस तरह से वो रहता है। जो फ्यूल असेंबली होती है, यानी फ्यूल असेंबल जो होता है, अगर मॉडरेटर लाया गया बीच में तो वो स्पीड को कम करेगा, लेकिन अगर कंट्रोलिंग रोड लिया गया तो वो पूरे न्यूट्रॉन को ही रोक देगा। तो ये उसको भी थोड़ा सा वर्किंग मॉडरेटर एंड कंट्रोलिंग रोड को दिखाया है, ठीक है ना? ओके। प्रोसेसिंग ऑफ द फ्यूल, तो डिपेक्ट ये क्या नाम है, डिप्लेटिंग यूरेनियम अबाउट 98% है, तो हम रिसाइकलिंग मेथड पे जाते हैं, रिप्रोसेसिंग मेथड पे जाते हैं कि ज्यादातर जो है हमें मतलब प्रोसेस कर सकें और एक रीयूज किया जा सके चीजों को। तो बाई प्रोडक्ट्स को भी हम यूज करने की बात करते हैं। न्यूट्रॉन आर एब्जॉर्ब इन द एटम और नॉन फिशन यूरेनियम प्लूटोनियम अबाउट 0.5% फॉर्म्ड। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ब्राग जो है वो रिसर्च कर रहा है इसी चीज के लिए कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का जो बाई प्रोडक्ट है उनको कैसे यूज किया जाए, कहाँ यूज किया जाए, प्लूटोनियम वगैरह। और फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर को अलग अलग तरह से तुरंबे, तारापुर और कोला ये क्या नाम है कलपक्कम वगैरह में हम लोग जो है प्रोटोटाइप रिएक्टर वगैरह बनाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के रिएक्टर्स को बना के हम वो करते हैं। यानी कि जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको ले जाके हम लोग वहाँ पे जो है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में और फिर उसको थोरियम बेस्ड रिएक्टर में यूज करने के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है। प्रोटोटाइप रिएक्टर जो होता है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर का भी हम बना रहे हैं। प्रोटोटाइप मतलब बनाने का होता है कि एक सिर्फ उसका सब लोग एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बनाते हैं। 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप रिएक्टर जो है कंदनकुलम में बनाया गया था, तो ये अभी ऑपरेशन में आ गया है। और फ्यूल जो है उसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम मिक्स ऑक्साइड यूज किया जा रहा है। अब इसमें कूलेंट जो है वो लाइट सोडियम यूज किया जा रहा है। अब ये सब एक्सपेरिमेंट होता रहता है। कंट्रोलिंग मटेरियल में बोरॉन कार्बाइड यूज किया जा रहा है। और ब्रीडर रिएक्टर दे ब्रीड मोर देन, अब ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर क्यों कहते हैं इसको, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना फ्यूल ये कंज्यूम करता है उससे ज्यादा बाई प्रोडक्ट के रूप में वो फ्यूल निकाल देता है। तो न्यूक्लियर में ये बहुत फायदा है कि कंज्यूमशन के से ज्यादा वो निकाल रहा है बाई प्रोडक्ट, जिसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। प्लूटोनियम विल प्रोड्यूस एनर्जी प्लस यूरेनियम एडिशनली प्रोड्यूस प्लूटोनियम। तो ये सारा जो है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में कुछ जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हमारे आगे काम आ सकता है। यूजुअली न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन यूज 1% ऑफ द यूरेनियम फ्यूल टू जनरेट एनर्जी। ब्रीडर रिएक्टर यूटिलाइज 40 to 70% ऑफ द यूरेनियम फ्यूल, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर बहुत इफिशिएंट होता है। अगेन हम लोग अभी इस पे रिसर्च लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, कुछ बन गए हैं, लेकिन द रिएक्टर इज बिल्ट इन द भविनी क्या है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, पीएसयू है, अंडर डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और द टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय द आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। प्लान टू बिल्ड 5 एफबीआर फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर ऑफ 2500 मेगावाट, ये बनाने की बात है। तो ये बात समझ में आ गई होगी।
जब ये हो जाएगा फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, फिर वहां से थोरियम बायो प्रोडक्ट निकलेगा। थोरियम जो बेस्ड रिएक्टर फिर हम उसके आगे बना सकते हैं, जो कि हम कुछ जो है ओनली आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर फॉर 30 ईयर्स, यानी अगर इसको हम फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर 30 साल 40 साल तक जब हमारा ऑपरेशन करेगा, उसके बाद हमें जो मिलेगा उससे हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर चला सकते हैं। तो हम जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 के नाम से इसको चलाते हैं। व्हेन यू विल गो इन साइंस एंड टेक, तब आपको हम सारे जनरेशन के रिएक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई नदीम। उसके अलावा इंडिया हैज 20 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट इन ऑपरेशन, ऑफ विच 10 आर अंडर आई IAEA। जब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जब ये आपको वो देती है, लाइसेंस देती है, जब आप बताती है कि हाँ आपका न्यूक्लियर जो रिएक्टर है सेफगार्ड है, तभी आप चला सकते हो इसको। 6 रिएक्टर राजस्थान के, दो ऑफ गुजरात और 2 महाराष्ट्र अंडर IAEA के सेफगार्ड के अंडर में है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑल्सो अंडर द AIEA सेफगार्ड। दैट्स व्हाई दे दे कैन इम्पोर्ट फ्यूल। जब ये सेफगार्ड दे देता है तो फिर आप इम्पोर्ट यूरेनियम कर सकते हो, नहीं तो यूरेनियम कंट्रीज नहीं देती हैं। वो क्यों नहीं देती हैं यूरेनियम, उसके आगे हम बात करेंगे। जैसे हमने CTBT पे साइन कर नहीं रखा है, हमने NPT पे साइन कर नहीं रखा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे हमने साइन नहीं कर रखा है, तो हम उसको एटम बम बनाने भी यूज कर सकते हैं। तो ये जब हमें सेफगार्ड दे देता है, जब हमें लाइसेंस दे देता है, तब फिर हम जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तब जाके हम जो है उसको क्या करते हैं, ले सकते हैं। तब हमें लोग कोई न्यूक्लियर वो देता है यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम किसी और के पास पहुंचा तो वो एटम बम बना सकता है। तो इसलिए जो है हाँ, मतलब ये पूरा सेफगार्ड वगैरह चेक करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो फिर हमें उस तरह का न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम फिर भी नहीं देते हैं जिसे हम बम बना सके। हम ऐसा देते हैं जिससे हम सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा मोटा चला सकें, ठीक है ना। और हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, कलपक्कम एंड महाराष्ट्र रनिंग ऑन इंडियन यूरेनियम रिजर्व, एंड दे आर नॉट एनफ कंपेयर टू द डिमांड। अब जो है जिनको सेफगार्ड मिला हुआ है उनको तो इंटरनेशनली यूरेनियम मिलेगा, और जिनको नहीं मिला हुआ है वो अपने यूरेनियम से चलेंगे, तो उनको इतना तो है नहीं हमारे पास यूरेनियम। गेटिंग? समझ रहे हो प्रॉब्लम, समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो भाई? अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया टू जनरेट 1000 मेगावाट कुंदनकुलम में जो है क्या नाम, लाइट वाटर रिएक्टर है, जो कि 1000 मेगावाट फर्स्ट इन न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का, जो जनरेट करता है 1000 मेगावाट। उसके बाद में बेनिफिशियरीज की तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला और कर्नाटका, पुडुचेरी हैं। एनपीसीएल जो है विल सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल ऑफ देम एट द फिक्स प्राइस। तो एनपीसीएल जो है, एनपीसीआईएल जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा, इससे प्रोड्यूस किया हुआ सबको इक्वल प्राइस में, और ऑल अनएलोकेटेड इलेक्ट्रिसिटी विल बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अनएलोकेट की जाएगी, जो एलोकेट नहीं की जाएगी स्टेट को, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, वो जिसको चाहे उसको सप्लाई कर दे। इससे जो बन रहा है, ठीक है। हमारे बहुत सारी कंट्रीज से एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जैसे यूएसए के साथ 2008 में हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, फ्रांस के साथ 2008 के अंदर, कल और कजाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूरेनियम सप्लायर है हमारे लिए 2009 के अंदर, मंगोलिया के साथ 2009 में यूरेनियम सप्लाई के लिए, नामीबिया से 2009 के अंदर यूरेनियम सप्लाई के लिए, अर्जेंटीना से 2009 के अंदर, और कनाडा से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि यूरेनियम सप्लाई के लिए 2010 के अंदर, यूके से हमने जो है किया आपका 2010 में, और साउथ कोरिया के से 2011 के अंदर हमने किया। ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, और इसके अलावा भी आप अपडेट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोग करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज से। किस चीज के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि भैया हमें, रशिया से भी किया है हमने, ठीक है। तो इसके उज्बेकिस्तान जो है उसमें 2014 के अंदर यूरेनियम सप्लाई के लिए हमने किया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लार्जेस्ट नॉन रिजर्व जो है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि 2014 के अंदर यूरेनियम के लिए सप्लाई के लिए हमने किया। इंडिया 40% ऑफ द यूरेनियम रिक्वायरमेंट जो है थ्रू इम्पोर्ट से होता है 2013 तक। उसके अलावा अभी आप अभी देख सकते हैं लेटेस्ट डेटा कि कितना परसेंट हम लोग जो है यूरेनियम रिक्वायरमेंट हमारी इम्पोर्ट से पूरी हो रही है, और हम लोग ने रशिया से भी अभी एग्रीमेंट्स किए हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट हम करते जा रहे हैं ताकि हमें क्या मिल सके, हाथ नहीं फैलाना पड़े। गेटिंग? समझ आ रही बात? समझ आ रहा है भाई?